हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। और इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ नीट 2026 रोड मैप और 7 मंथ स्टडी प्लान फॉर दी बायोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रोड मैप क्या होता है। रोड मैप का मतलब होता है कि किसी भी एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसको हम कब से कब तक कंप्लीट करेंगे, फिर उस सिलेबस का हम रिवीजन कैसे करेंगे, उस सिलेबस में हम किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों का प्लान बनाना क्या कहलाता है? रोड मैप बनाना कहलाता है। ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो नीट एग्जाम है, इसमें टोटल मार्क्स कितना होता है? 720, जिसमें से जो 360 मार्क्स है वो अकेले कहाँ से आता है? बायोलॉजी वाले पोर्शन से आता है। एंड जो अदर 360 मार्क्स है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर के वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी तो पढ़नी ही है, साथ ही आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़नी है, क्योंकि हाफ पोर्शन कौन कंप्लीट कर रहा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर आप नीट क्रैक करने का सोच रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या-क्या बात करने वाले हैं कि जो सिलेबस है, जो नीट 2026 का जो सिलेबस है या क्लास 11-12 का जो सिलेबस है, हम कब तक उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सेकंड, एक वीक में हमारी कितनी सारी क्लासेस रहेंगी। थर्ड, कि क्या इस एग्जाम के लिए सिर्फ एनसीईआरटी काफी है या एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत है। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि क्या आपको सच में मोटिवेशन की जरूरत है या नहीं। तो इतनी सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। ठीक है। तो ये सीरीज का नाम ही है क्या? 7 मंथ स्टडी प्लान फॉर दी बायोलॉजी। तो यहाँ पर 7 मंथ्स का मतलब सितंबर टू मार्च। ठीक है। और आपका एग्जाम कब होता है? मई में। और मार्च के बाद यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे आपके लिए एक मंथ जो है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, कि सितंबर टू दिसंबर हम क्लास 11th को का जो सिलेबस है उसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जनवरी टू मार्च, ठीक है, जनवरी 2026, ठीक है, जनवरी 2026 टू मार्च 2026 हम जो क्लास 12th है उसको क्या कर लेंगे? कंप्लीट। अब उसके बाद ये जो अप्रैल मंथ है, इसमें हम क्या करेंगे? फुल सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस। फुल सिलेबस का मतलब क्लास 11th एंड क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चन है उसको हम मिक्स करेंगे, जैसा कि नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह का हम फुल सिलेबस क्वेश्चन करेंगे अप्रैल में। और ढेर सारा हम क्या करेंगे? रिवीजन। और क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी। यहाँ तक बात समझ में आई? सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? खुद से पढ़ना। ओके। जैसे मैंने आपको कुछ लेक्चर, जो है आपने एक लेक्चर देखा। अब लेक्चर देखने के बाद आपने, ठीक है, एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन एक बार आपने क्या कर ली? रीड कर ली। आपने नोट्स भी बना लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे। आपको उस नोट्स को फिर से क्या करना पड़ेगा? उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, आराम से बैठ करके एक जगह अच्छे से। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ स्टडी कहते हैं। ओके। तो सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप में सेल्फ स्टडी की हैबिट होनी चाहिए। और दूसरा, बुक स्टडी करने की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक। तो हम एक वीक में 6 क्लासेस रखेंगे। ठीक है। 6 डेज अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन हम क्या करेंगे? क्लास करेंगे। और ये जो क्लास है वो या तो 1 आवर की होगी मिनिमम, और मैक्सिमम जो है कितने आवर की होगी? 1 आवर एंड 30 मिनट, 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। ठीक है। तो मिनिमम 1 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा अगर उसका ड्यूरेशन बढ़ भी रहा है तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स। नाउ, अब संडे को आपका ये काम रहेगा कि संडे को हमने ये जो पूरे वीक जो एक चैप्टर की पढ़ाई की है उसका आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फ्रॉम एनी बुक यू हैव। ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लीजिए, और अगर आपके पास बुक है तो उसी बुक से आपको क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मिनिमम एक चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं मिनिमम। ठीक है, कम से कम। और मैक्सिमम अगर आप उससे जा सकते हैं तो 200 या 300 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक चैप्टर से, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होगा। और जो एग्जाम होगा उसमें आप उतना अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है।
तो जो क्लासेस होंगी वो कैसे होंगी, ठीक है? तो कोई भी चैप्टर है, क्लास 11th है, क्लास 12th का, तो उसको हम हार्डली 4 to 5 क्लासेस, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है तो 7 to 8 क्लासेस हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है जो कि 4 क्लासेस वहां पर लगना है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो ये 4 दिन हम क्लासेस करेंगे, फिर फ्राइडे को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके। इसी तरह से अगर कोई चैप्टर है जो कि 5 क्लासेस यहाँ पे है, तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम क्लास करेंगे, और सैटरडे को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा हर वीक का क्या रहेगा, काम रहेगा। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, तो मैम ठीक है, आप बोल रही हैं कि 100 से 200 300 हमको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो क्या ये क्वेश्चंस जो है एक ही तरह के होंगे या अलग अलग तरह के होंगे? तो आपको वही बुक ही लेना है या वही बुक ही सॉल्व करना है जिसमें आपको टाइप ऑफ या फिर वैरायटी ऑफ आपको क्या मिले, क्वेश्चंस मिले। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या है, उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होने चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मेजरली वहां पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होने चाहिए, ठीक है, कि एनसीईआरटी के लाइन से वो क्वेश्चन बना के आपको वहां पे मिल रहा है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, कॉलम 1 दिया रहता है, कॉलम 2, फिर उसके बाद इसको क्या करना रहता है, मैच करना रहता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इस तरह से जो दिया दिया होता है। असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, एंड एनसीईआरटी इमेज बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो अगर आपके उस बुक में इतने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन अच्छा है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। ये नहीं कि आप 100 तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन होता है, फिर उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो फिर आप सिर्फ उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं 100 क्वेश्चन, नहीं। अगर आप 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो नीट पीवाईक्यूज के तो क्वेश्चन होने चाहिए, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कम से कम आप 5 से 6 साल के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2020 से लेकर के 2025 या 2019 से लेकर के 2025, तो 5 से 6 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, उसके बाद के भी आप करते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम, कहने का मतलब है कि टोटल अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं किसी चैप्टर से, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में इस तरह की वैरायटीज आपको देखने को मिलने चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब हमने सिलेबस के बारे में बात की, कब तक कंप्लीट करना है, वीकली हमारा क्या काम होगा, क्या स्केड्यूल होगा, वो हमने बात कर ली। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरह से करना है, ये भी हमने बात कर लिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन कि क्या एनसीईआरटी काफी है। देखो, जो 80 to 85% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के जो लाइन टू लाइन जो रहता है ना, उसको बस उठा करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हमने 2025 के जो क्वेश्चन है उसको भी हमने देखा है, ठीक है। नाउ अब बाकी जो 15 टू 20% जो क्वेश्चन है, वो नीट 2026 का जो सिलेबस है जिसमें टॉपिक आउट ऑफ एनसीईआरटी दिया गया है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट 2 किसका, क्लास 11th में जो यूनिट 2 है, वहां पे मोर्फोलॉजी दिया गया है, एनाटॉमी एंड एनिमल टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो मोर्फोलॉजी चैप्टर में जो न्यू एनसीईआरटी है, जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी है 2026 का, तो उसमें जो है, जो मोर्फोलॉजी पार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नीट 2026 का जो सिलेबस है उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ जो है दिया गया है, ठीक है। और ये जो मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी थी, तो ये जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है, ये आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। नाउ अगर हम टिश्यूज की बात करें, जब एनाटॉमी चैप्टर में हम आते हैं, तो लेटेस्ट एनसीईआरटी में जो टिश्यूज हैं वो हटा दिए गए हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, तो इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में वहां पर नहीं दिया गया है लेटेस्ट एनसीईआरटी जो है उसमें, लेकिन पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें दिया गया है। तो आप वहां से ये जो टॉपिक है वहां से आप पढ़ सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से। नाउ आउट ऑफ एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पे ये फैमिली, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी, तो ये सारी जो फैमिलीज है
ये जो है एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, तो ये आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़नी होगी। तो इसका जो लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, ठीक है, एनसीईआरटी मस्ट है। उसके बाद जो बाकी जो आउट ऑफ टॉपिक है, जैसे कि ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ है, फॉर एग्जांपल ये टिश्यूज हैं, और ये जो फैमिलीज हैं मालवेसी से लेकर ग्रामिनी तक, तो इसको फिर आपको बाद में पढ़ना है। पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी अदर जो टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या क्या है कि ये जो क्लास 11th है इसको हम सितंबर टू दिसंबर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद तो ये जो क्लास 11th का जो सिलेबस है ये मिड दिसंबर तक, ठीक है, 18 दिसंबर तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 18 से जो 31 दिसंबर तक जो भी हमारे पास टाइम बचेगा, ये जो 9-10 दिन जो टाइम बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये क्या है, क्लास 11th यूनिट 1, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने ये जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 इसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके एक एक करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं यूनिट 2 पर। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 6 में क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके लिए हमको 4 लेक्चर्स की जरूरत है, और इसको हम कब से कब कंप्लीट करेंगे, 16 टू 19 सितंबर, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी को खोलिए और उस वहां पर जो चैप्टर है वहां पर आप यहाँ से इस तरह से 16 टू 19 सितंबर आप क्या लिखेंगे, डेट लिख देंगे, ओके। उसके बाद जैसे ही ये लेक्चर्स, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जो 20 सितंबर है या 20 सितंबर है, वहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई ना? ये जो चैप्टर 7 है, ये जो चैप्टर 7 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के लिए हमको 5 लेक्चर्स की जरूरत है। तो हम इसको 22 से क्या करेंगे, 26 सितंबर तक कंप्लीट करेंगे, एंड 27 सितंबर को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे ये जो यूनिट 2 है, चैप्टर 7 है, अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो वहां पे जो एनिमल टिश्यूज है ना उसके बारे में बात नहीं की गई है। लेकिन ये जो नीट 2026 का जो सिलेबस है उसमें एनिमल टिश्यूज के बारे में बात की गई है और उसको पढ़ना जरूरी है। तो इसको आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जब अभी लेक्चर्स जब मैं लूंगी, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको पूरा का पूरा नोट्स वहां पे मैं आपको दे दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी। तो यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है यहाँ पे, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है वहां पे आपको फ्रॉग के बारे में पूरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीट 2026 सिलेबस में पढ़ें तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर 7 में, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट के बारे में हमको ये जितना भी उसका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी है उसको पढ़ना है। और इंसेक्ट यहाँ पे कौन आता है, कॉकरोच। कौन आता है, कॉकरोच। तो ये जो है आपको जो है जो एनसीईआरटी है, नई जो एनसीईआरटी है उसमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें ये जो कॉकरोच वाला पोर्शन है वो था। तो आप जो है कॉकरोच के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं तो यहाँ पर फिर आपको लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगी ही नाउ। और नेक्स्ट जो है फ्रॉग के बारे में जो हम बात करें तो ये जो चैप्टर 7 है तो लेटेस्ट जो एनसीईआरटी वर्जन है उसमें फ्रॉग के बारे में दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, यूनिट 3, सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो चैप्टर 8 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके लिए हमको 6 लेक्चर्स चाहिए, जिसको हम 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एंड 6 अक्टूबर को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसके लिए भी हमको 6 लेक्चर्स की जरूरत होगी। तो 7 टू 13 अक्टूबर हम कंप्लीट करेंगे, 14 अक्टूबर को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर्स की जरूरत होगी। तो 15 टू 18 अक्टूबर हम लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे एंड 20 अक्टूबर को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 4 की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे 21 टू 25 अक्टूबर तक एंड 27 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो इसके लिए हमको 5 लेक्चर्स की जरूरत है 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर, और 3 नवंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये वाला जो चैप्टर है इसके लिए हमको 5 लेक्चर की जरूरत होगी। तो 4 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक हम लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो 10th ऑफ नवंबर है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नाउ यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसके लिए हमको 4 लेक्चर्स की जरूरत होगी। तो 11 से 14 नवंबर तक हम क्या करेंगे, लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। 15 को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो इसके लिए हमको 5 लेक्चर्स की जरूरत है 4 टू 8। ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन बिटवीन 16, ठीक है, 16 से लेकर के हम यहाँ पे जो भी फॉलोइंग क्लासेस होंगी तो वहां पे क्वेश्चन क्या करेंगे, लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 16 की बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। तो 22 से 26 नवंबर तक हम जो है चैप्टर 16 कंप्लीट करेंगे। 27 को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हम चैप्टर 15 की बात करें तो 16 टू 20 नवंबर, ठीक है, हम यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करेंगे एंड फिर 21 को यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 17 की बात करें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो इसके लिए हमको 4 लेक्चर्स की जरूरत है। सो 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक, ठीक है, 2nd ऑफ दिसंबर तक हम क्या करेंगे, चैप्टर 17 कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पे नॉट 10, इट इज 3। ओके, 3 दिसंबर को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 18 की बात करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये वाला जो चैप्टर है इसके लिए हमको 5 लेक्चर्स की जरूरत है। तो 4 से लेकर के 10 दिसंबर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड 11 दिसंबर को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 19 की बात करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 लेक्चर्स, इसको हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे 12 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक एंड 18 दिसंबर को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नाउ तो इस तरह से जो क्लास 11th है, तो यहाँ पे 18 दिसंबर को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 18 दिसंबर को हमारा जो क्लास 11th का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद 18 के बाद जो 19 से 21 दिसंबर का जो टाइम है, ये जो 10 टू 11 डेज का जो टाइम है, वहां पर हम क्लास 12 स्टार्ट नहीं करेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्लास 11 में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो और फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट में आपका 4 क्या है, यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो इन 4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, मिक्स मैच क्वेश्चन। तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो 10 से 11 दिन जो हमारे पास टाइम है इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो क्लास 12th में मूव करने से पहले हमारा जो क्लास 11th है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है हमको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, अब क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th में हम जनवरी टू 31 मार्च हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि ये क्या है, क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th में यहाँ पे इसको यूनिट 6 कंसिडर कर रहे हैं, ना कि यूनिट 1, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th जो यूनिट फिनिश हुआ वो 5th यूनिट से फिनिश हुआ, तो इसको क्या बोल दे रहे हैं, यूनिट 6। तो फर्स्ट यूनिट 6 है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसके लिए हमें 6 लेक्चर्स की जरूरत है। तो 1 से 7 जनवरी तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, 8 जनवरी को क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके लिए हमको 6 लेक्चर्स की जरूरत होगी। 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक हम क्या करेंगे, लेक्चर कंप्लीट करेंगे। 16 जनवरी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 3 की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसके लिए हमको 4 लेक्चर्स की जरूरत होगी 17 से 21 जनवरी तक। फिर
22 जनवरी को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 7 की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो ये जो है इम्पोर्टेंट यूनिट है, प्लस लार्ज चैप्टर आप बोल सकते हैं, लार्ज यूनिट आप कह सकते हैं, ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इसके लिए हमको 7 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक हम क्या करेंगे, लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, एंड 31 जनवरी तक को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 5 की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसके लिए हमको यहाँ पे 8 लेक्चर्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो 2 फरवरी से लेकर के 10th ऑफ फरवरी तक हम लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 11 फरवरी को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर 6 इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हमको 6 लेक्चर्स की जरूरत होगी। 12 से लेकर के 18 फरवरी तक हम क्या करेंगे, लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, 19 को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 8, ठीक है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो इसको हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, 20 to 25 फरवरी तक, फिर 26 फरवरी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 3 लेक्चर्स, ठीक है, 27 to 2 मार्च, एंड 3 मार्च को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो इसके लिए हमको 4 लेक्चर्स की जरूरत है, 4 to 7 मार्च कंप्लीट करेंगे, एंड 9 मार्च को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, 3 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, 10 to 12 मार्च, एंड 13th ऑफ मार्च को यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। यूनिट 10 इकोलॉजी, चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, 4 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, 14 to 18th मार्च, एंड 19th मार्च को क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर 12 इकोसिस्टम, तो इसके लिए हमको 5 लेक्चर्स की जरूरत होगी, 22 to 25 मार्च तक कंप्लीट करेंगे, 26 को क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, 4 लेक्चर्स की जरूरत होगी, 27 to 13th मार्च, ठीक है, एंड 31st मार्च को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्लास 12th है, वो जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, एंड मार्च तक वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके लिए 90 प्लस क्वेश्चंस लेकर के आऊं, ठीक है, एंड क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊं, मैं ये बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी। और आपको इसके साथ ही आपके पास जो भी बुक है उसमें भी आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने होंगे। नाउ अब मार्च तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो क्लास 12 का जो सिलेबस है वो भी खत्म हो गया, क्लास 11 का भी खत्म हो गया। अब अप्रैल में हमको क्या करना है, अप्रैल के स्टार्टिंग में, ठीक है, 10th अप्रैल तक या फिर 7 अप्रैल तक हमको क्या करना है, क्लास 12 में जितने भी यूनिट्स हैं और उनमें जो चैप्टर्स हैं, तो यूनिट वाइज हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, साथ ही आपको वहां पर क्या करना शुरू कर देना है, रिवीजन करना शुरू कर देना है। फिर उसके बाद जब हम ये यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम फुल सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे। तो मैं जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी वो तो होगा ही, साथ ही आपको खुद से भी क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपके पास जो भी बुक्स हैं उससे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद मई में आपका क्या हो जाएगा, नीट का एग्जाम जो है हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, ठीक है। तो जस्ट हियर मी आउट, कि अगर आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, इसका मतलब आप उस काम को करना चाहते ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप ऐसे हैं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे नींद बहुत आती है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, हर चीज करने का मन करता है, लेकिन पढ़ाई में तो दिल लगता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप उस चीज को करना ही नहीं चाहते हैं, आप किसी और चीज के लिए बने हुए हैं, आप जो है अपना काम जो है बहुत अच्छे से ढूंढिए और उसको करिए। क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसको करोगे ही, विदाउट एनी एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मेरा तबीयत खराब है या ऐसा है वैसा है, नहीं। जब आपको वो काम जो है प्यारा होता है, जब आपको वो काम करना होता है, तो आप क्या करते हैं उसको, चाहे आपकी तबीयत भी खराब हो तभी भी आप वो काम को करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मोटिवेशन के लिए तो मैं यही कहूंगी, इफ यू रियली वांट टू डू इट यू विल डू इट। ठीक है, वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। आप खुद से स्ट्रेटेजी बना लेंगे, प्लान बना लेंगे, और उस प्लान को बना करके आप क्या करेंगे, फॉलो भी करेंगे। ठीक है, और वहां पे आपको फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी पुट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई मोटिवेशन जैसा कोई चीज होती नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहेंगे तो आप बहुत सारे एक्सक्यूज ही देते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन रहता है कि मैम पढ़ते पढ़ते हमें बहुत नींद आती है। क्या आती है? हमें बहुत नींद आती है। तो देखो, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको साथ ही साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज भी करनी है। जैसे आप खेलने जा सकते हैं, डांसिंग जा डांस करने जा सकते हैं अगर आपको पसंद है, पेंटिंग करने जा सकते हैं, ठीक है, जिम जॉइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से क्या होता है ना, बॉडी जो है अच्छा होता है, एक्टिव होता है, अच्छा फील होता है। तो और इससे जो है माइंड को भी बहुत अच्छा लगता है, और फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप, ये क्या है, सितंबर, ठीक है, मिड ऑफ सितंबर है। अगर आप मिड ऑफ सितंबर से डेली अगर सिर्फ 6 आवर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, जैसे कि 1 आवर आप बायोलॉजी की क्लास ले लिए, 1 आवर फिजिक्स की क्लास ले लिए, 1 आवर केमिस्ट्री की क्लास ले लिए, फिर उसके बाद 3 आवर्स आप क्या कर लिए, क्लास कर लिए, और जो अदर 3 आवर्स है उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे या फिर याद करेंगे या क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, भले वो क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चंस ही सही। अगर आप इतना भी लगाते हैं, इतना भी करते हैं, तो भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो चीज है आपको डेली करनी है। अब आपके पास 24 आवर्स है, उसमें आपको सिर्फ 6 आवर पढ़ना है, फिर उसके बाद जितने भी आवर्स हैं उसमें आप कुछ भी करें। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप जो है सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, आप यूट्यूब में तो आए हैं लेक्चर देखने के लिए, लेकिन आप शॉर्ट्स देखने लग गए, इंस्टा में रील देखने को लग गए। तो ये सब करने से नींद आती है, फोकस जो है डिसरप्ट होता है। ठीक है, तो ये सब आपको समझने की जरूरत होगी, और आपको सच में फोकस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, और आपको सेल्फ स्टडी को क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना होगा। सेल्फ स्टडी नहीं है तो फिर आपका नीट में सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आई होगी, जो भी सिलेबस है, जो भी रोड मैप है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसका पॉसिबल हो तो मैं उसमें रिस्पॉन्स करूंगी, और कुछ वीडियो बनाना हो तो मैं वो भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला।